बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज के प्रोग्राम का ब्रीफली रनडाउन आपके साथ शेयर कर दूं। कल आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद काफ़ी सारे टीवी प्रोग्राम्स भी आपने देखे कि फराग होगी पर जो इल्ज़ामात जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी उस वक्त वो इल्ज़ामात सामने आए और फिर कल फिर तमाम दिन वो इल्ज़ामात रिपीट होते रहे। कुछ नई चीज़ें भी उनके अंदर सामने आई, लेकिन जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम प्रोग्राम में रेज करेंगे। कल आपने देख ही लिया होगा इल्ज़ामात सारे वो हैं क्या। जायदादें उनकी एक्सपोनेंशियली ग्रो की, बिल्कुल उनके खिलाफ अगर सबूत हैं और प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, वो सब मामला सामने आना चाहिए। कोई गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है जो हमेशा से बताया गया कि बुज़दार साहब के फ्रंटमैन या फलां के थ्रू काम हो रहा था। साईं बुज़दार कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, उनके बारे में इदारे क्यों नहीं कुछ पूछ रहे? होना चाहिए ना, क्योंकि उनके थ्रू ये सब कुछ हो रहा था, उनकी नाक के नीचे हो रहा था। पहले तो इल्ज़ाम उनके ऊपर भी था कि बुज़दार भी करप्शन में इन्वॉल्व है, और फिर उससे अहम सवाल ये कि जो जिन बाबुओं के नाम है, जिन ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, जिन डीएमजी अफसरान के खिलाफ नैब में केस FIR चल रही हैं, एंटी करप्शन के अंदर केस है। एक तो ताहिर खुर्शीद साहब हो गए, वो तो चले मुल्क से निकल गए। बाकी तमाम मैं नाम उनके आपको बताऊंगा, वो लुक्रेटिव पोस्ट्स एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद जब्त की गई थी बहक़ सरकार, जब वो इश्तिहारी करार पाए थे तोशाखाना केस के अंदर, वो आज एहतसाब अदालत ने कहा है कि जनाब वापस कर दें। वो इश्तिहारी स्टेटस उनका कैसे ख़त्म हुआ था वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर गलत इश्तिहारी करार दिया था, अगर ये प्रोसेस सारा गलत है, तो फिर किसी को सज़ा भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक और साइन है कि नवाज शरीफ साहब एक के बाद एक इस पर डिटेल में बात करेंगे, जो रिलीफ आई वुड से कि मिल रहा है। और फिर क्या 9 मई के जो केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में तो नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन एक खबर है और उस पर कानूनी राय जानेंगे कि क्या वो जेल के अंदर चल सकते हैं केसेस, सिविलियन कोर्ट्स में भी चलें। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब का केस है कि जज साहब खुद जेल तशरीफ ले जाते हैं, इसी तरह क्या 9 मई के मुल्जिमान के केसेस जेल में चलेंगे? और कितना पॉसिबल है ये कानूनी तौर पे? और फिर जस्टिस मज़ारी लिक नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था, उस पर आज उन्होंने अपना इजहार अदम एतमाद किया कुछ जजेस के ऊपर। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी बुनियादों पे केस बनाए गए। वो किन चीज़ों को बेस बना के कह रहे हैं कि ये सियासी था, सियासी मामलात हैं जिनकी वजह से मेरे खिलाफ ये परसिक्यूशन का एक्ट हो रहा है, वो भी आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक DG नैब मुसद्दिक अब्बासी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं महमद और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, मायनाज कानूनदान है। सबसे पहले मुसद्दिक अब्बासी साहब, आई स्टार्ट विद यू। मैं सर यही पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो जहन के अंदर आती है, जिसने गलत किया है, अगर इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, बिल्कुल होना चाहिए, आप उनके खिलाफ केस चलाएं और प्रोसिक्यूट करें। लेकिन ये बुज़दार साहब किधर निकल गए सर? इदारों को वो क्यों नहीं याद आ रहे बीच में से? वो तो प्राइम एक्यूज थे, मेजर एक्यूज थे सब मामले के अंदर। और फिर ब्यूरोक्रेट्स, वो मतलब अहमद अजीज तारड़ हो गए, उस्मान मुअज़्ज़म हो गए, सालिया सईद हो गई, सुहेल ख्वाजा हो गया, एंड देयर आर मैनी अदर्स। वो तो प्राइम पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं सारे, उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है जो फरहद शहजादी के बारे में कल डिस्कस हुई है मीडिया के ऊपर, और भी आप इसको लेके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस रिपोर्ट की ओनरशिप किसकी है? आया ये एफबीआर ने इस रिपोर्ट को ओनरशिप दी है, या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दी है, या इवन कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है उसने इसको जो है ना इसकी ओनरशिप दी है? मेरे हिसाब से इसको किसी ने ओनरशिप नहीं दी। और जब कोई ऐसी रिपोर्ट इसको ओनरशिप ना हो, हम उसको फ्रिवलेस, एनोनिमस, सिडोनिमस कहते हैं। एनोनिमस वो होती है जिसमें नाम ही नहीं होता, और सिडोनिमस वो होती है जिसमें जाली नाम होता है। और ये एक तरह की एनोनिमस रिपोर्ट है। और एनोनिमस रिपोर्ट जो है उसको मेरे नज़दीक लीगली, इखलाकी, समाजी, कानूनी टैबूज किसी हिसाब से आप डिस्कस नहीं कर सकते। और इसके इवन अदालत में भी आप कोई कंप्लेंट लेके जाएं या किसी एजेंसी में लेके जाएं और वो एनोनिमस हो, तो आपकी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। और इसके ऊपर अगर आप कोई कागज, एक चीज़ है सर, वैसे क्लैरिटी उस पर छोटी सी मैं माजरत के साथ यहाँ पे इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। वो हुआ ये है कि आज लीगल नोटिस भेजा है फरहद शहजादी साहिबा ने DG FIA को, IG पंजाब को, DG एंटी करप्शन को और चेयरमैन नैब को, और उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे खिलाफ जारी इंक्वायरी है इसकी दस्तावेजात लीक कैसे हुई हैं। सो मतलब मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को तो ओन कर रही है कि ये दस्तावेजात हैं, और ये वहाँ पे होनी चाहिए थी, ये मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए बात ये है कि जब ओनरशिप ना हो किसी की,
डिफेमेशन आप कर रहे हो, कैरेक्टर असैसिनेशन आप किसी तारकुशी कर रहे हो, और इसका लिंक आप जोड़ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ, उधर जोड़ के आप कैरेक्टर असैसिनेशन इसकी नहीं हो रही फरहद शहजादी की, ये हो रही है एक्चुअली इमरान खान साहब की और उनकी। जी तो ये जो है जब इसकी ओनरशिप ही कोई नहीं है, उन्होंने कहा होगा कि ये किसने रिवील की और क्यों की गई ये सारी जो रिपोर्ट है। तो ये मेरे हिसाब से अगर इसको कोई मुअज़्ज़ब मुल्क होता ना और उसमें अब डिफेमेशन में कोई चला जाता, मैं और आप जितने भी अब इसको डिस्कस कर रहे हैं बुरा ना मनाइएगा, वी शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। पहले तो इसकी ओनरशिप ही नहीं है किसी की, ये ऐसी हवा में से रिपोर्ट मीडिया ने पकड़ ली है, किसने बनाई है, और ये किसी की भी बन सकती है इस तरह की रिपोर्ट। आप फैमिली ट्री किसी का निकाल लें, यहाँ ब्लैक इकोनॉमी ऑलमोस्ट 60-65% है, और उसको आप कह दीजिए कि इसके उसका ताल्लुकात थे, इसने ये पैसा बनाया, तो लिहाजा जो है ना इसके साथ इसको डिफेमेशन आप उसको कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें एहतियात इसमें बरतनी चाहिए कि हम इसकी ओनरशिप तो एस्टैब्लिश कर लें, पहली बात ये है। ठीक। दूसरी बात ये है, सॉरी मैं आपको इस बात में थोड़ा सा वो एक लीगल बात आपसे ये की है जो कि जी जी ठीक है, शायद आपके और मेरे दोनों पे बाहर जाता है। दूसरी बात ये है कि हो क्या रहा है, असल में कोशिश की ये जा रही है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कहीं ना कहीं से कोई अप्रूवल ढूंढा जाए, वो चाहे फरहद शहजादी की सूरत में हो, गुजर की सूरत में हो। कोशिश ये हो रही है मेरे नजदीक, और ये महल है जो मेरे रिकॉर्ड के ऊपर अभी काज में इमरान खान साहब का एहतसाब ब्यूरो का एडवाइजर भी था फेडरल में, ये 17वां केस है इमरान खान साहब जिसमें आप मालन जब्बा से शुरू होता है, BRT से होता हुआ बनीगाला के एहसास से, फिर फॉरेन फंडिंग वहां से होता हुआ ये आया है तोशा खाना एंड अलकादर ट्रस्ट, ये 17वां केस है, किसी में भी इनको अप्रूवल नहीं मिला। और अप्रूवल क्यों ढूंढा जा रहा है, दिस द पॉइंट टू नोट, क्योंकि अगर याद हो तो भुट्टो के केस में अप्रूवर के ही बयान के ऊपर और उसी की स्ट्रेंथ के ऊपर उनको फांसी दे दी थी, और अप्रूवर ढूंढा जा रहा है ताकि केस को मजबूत किया जाए, लेकिन ये 17वां केस है, इसमें भी अप्रूवर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो केस है इसको आप कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं। देखिए पहली बात यह है कि फरहद शहजादी जो है वो कोई PTI की पोजीशन होल्डर नहीं है, शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ PTI। पहली बात ये पॉलिटिकली शी इज आउट, उनके ताल्लुकात बिल्कुल बुशरा बीबी के साथ हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो अगर वो उनके पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, नंबर 1, एंड नंबर 2 शी इज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। तो ये कह देना, मीडिया पे आपने देखा होगा कल शोर मचा दी, अवाम का पैसा खा लिया गया। अवाम का पैसा एक प्राइवेट पर्सन कैसे खाएगा? तीसरी बात ये बनती है कि चलें she was acting as a front lady to somebody। तो आपको केस बनाने के लिए ऐसे नहीं होता, आपने उसमें मनी ट्रेल फ्लो कनेक्टिविटी, क्या इमरान खान साहब ऑफिस से कोई ऐसे ऑर्डर पास हुए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी हुई, कोई इंस्ट्रक्शन पास हुई जिसके तहत जनाब इन्होंने बेनिफिट उठाया, या वो कोई मनी ट्रेल, जैसा अभी देखते TT केस था हमारा, 16 अरब का केस था, उसके अंदर बाकायदा मनी ट्रेल दिखाई गई कि कहाँ से पैसा आया, किधर गया। जब तक ये आप नहीं करेंगे, आप इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, और अप्रूवल बनने के लिए बड़ी उसके लिए खास लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अप्रूवल में खान साहब को भी मुजरम बनना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है सर, किसको अप्रूवर बनाना चाह रहे हैं, फराह गोगी साहिबा को, बुशरा बीबी साहिबा को? नहीं, बुशरा बीबी और खान साहब के अगेंस्ट जो मुझे ऐसे जो फील होता है, अच्छा। वो फरहद शहजादी को या इनके हस्बैंड को अप्रूवल बनाने के चक्रों में, ताकि अप्रूवल बने, हाँ जी अच्छा। हम जो है ना पैसा भी देते रहे, इधर भी देते रहे, यूं भी करते रहे। अच्छा, वो अतात तारड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने राब्ता करने की भी उनसे कोशिश की, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए कि आपके पास से डॉक्यूमेंट्स कैसे आए, बट वी कुड नॉट कनेक्ट टू हिम। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके ऊपर, बारहा उनसे पूछने के बावजूद। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब जो बात कर रहे हैं, मुसद्दिक अब्बासी साहब, कि ये कोई अप्रूवर बनाने की, वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। अचानक एक तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि मतलब अचानक दोबारा कैसे ये सब मामला याद आ गया। पहले भी बहुत सारे मामला हुए, कोई मेजर करप्शन का केस सामने नहीं ला सकी 16 माह के दौरान भी पिछली PDM की हुकूमत। अब ये मामला सामने लाना, फर्क तो उससे कोई सच पॉपुलैरिटी को नहीं पड़ा। यूं लग रहा है कि केस कुछ और है, सिर्फ पॉपुलैरिटी को डेंट करना नहीं है, कुछ और निकालने का, यहाँ मकसद कुछ और है निकालने का। क्या विद इन द पार्टी इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? कुछ और को वादा माफ गवाह पार्टी के अंदर से बन रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुसद्दिक साहब ने मेरा काफ़ी मसला आसान कर दिया है, ठीक है।
उन्होंने आपको बेसिकली बता दिया है कि देखें पब्लिक मनी तब होती है जब कोई किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पे वो सैलरी ले रहा हो या कोई किसी किस्म के उसको मराहत मिल रही हो। ये एक ख़ातून हैं कि जो कि इमरान ख़ान की वाइफ के साथ एसोसिएशन है। अच्छा ये याद रखें, कोर्ट ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि एक आदमी अपनी बीवी के कभी ज़िम्मेदार नहीं है। हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों का ज़िम्मेदार नहीं है, मतलब वो बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए थे 1993 में, और उस ज़माने में जो चीज़ें ख़रीदी गई थी मियां नवाज शरीफ उसके भी ज़िम्मेदार नहीं है, हालांकि वो उस ज़माने में पाकिस्तान के पब्लिक होल्डर थे, मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, लेकिन मोहम्मद साहब सजा तो उनको हो गई ना। सारी शरीफ की जितनी सर जी सजा तो उनको जिस चीज़ पे होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आपका प्राइम मिनिस्टर हो वो किसी और मुल्क की एक कंपनी का मुलाजिम हो, आपको इस पे फख्र होगा ये शर्मिंदगी होगी? वो जिसकी मर्जी कंपनी हो, वो उस कंपनी में मुलाजिम है और आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। क्या ये जोक है कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक बना के रखा हुआ है? मैं एक और सेंस में भी बात कर रहा था कि जब इट वाज व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि सजा देनी है, इस फराज जी के केस पे आ जाता हूं मैं जरा। मुझे सवाल ये है, देखिए मुझे मैं वो सज़ा तो मेरे लिहाज से तो उस पर बिल्कुल बनती है, उस पर कोई ज्यादती नहीं हुई है, उन पर तनख्वाह लेने पे नहीं होनी चाहिए, उन पर सज़ा होनी चाहिए कि वो किसी और कंपनी के जॉब क्यों करिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, इसमें सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कमिंग टू द फराज साहिबा के केस में मुझे एक बात बताए, इनका ये जो केसेस थे ये किस तरीके से इनको पता चला है कि इनकी क्या उन्होंने डिक्लेयर की अपनी इनकम और उन्होंने उसको 2017 के डिक्लेरेशन फॉर्म और 2022 के डिक्लेरेशन फॉर्म से किया है? तो अगर मैं मैं अपना बिजनेस या अपने जायदाद या जो भी चीज़ है वो डिक्लेयर करता हूं, तो वो दैट बेसिकली मीन्स कि ये तो वाइट मनी है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। तो अब अगर वो 100 मरतबा या 5 मरतबा या 5000 मरतबा बड़ी होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये मेरी जायदाद है। सो आई एम श्योर एक मनी ट्रेल भी बता रहूँगा मैं क्या होगा। अच्छा नंबर 2, ये बेसिकली मुझे उनके बारे में ना मैं उनको जानता हूं ना कभी मिला हूं, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग हर, मेरा कोई काम नहीं उनको डिफेंड करने से, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक शख्स है जब वो एक बिजनेस करता है, और वो बिजनेस क्या है, वो है एक ये जो क्या कह सकते हैं, जो रियल एस्टेट का जो घर बना के या सोसाइटी, एक सोसाइटी का बिजनेस करते हैं, सोसाइटी हाउस है उनके पास या सोसाइटी का वो है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त अलीम खान साहब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब उन्होंने अपनी सोसाइटी नहीं बनाई थी, उनकी वर्थ देखें और आज वर्थ देखें 100 अरब रुपए ज्यादा हो गई है। मुझे एक बात बताएं, ये मलिक रियाज साहब, इनकी आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले की वर्थ देखें और आज वर्थ देखें सोसाइटी की बेसिस पर है। सोसाइटी में इतनी ग्रोथ है, अगर मैं एक सोसाइटी बनाता हूं, मैंने वो ज़मीन ले ली है, उसके मेरे पास पैसे हैं या किसी के पार्टनर लेके कर लिया और वो कर लिया, आप मुझे पकड़े, उधर जाके पकड़े, एफबीआर पकड़े। सर मलिक रियाज साहब तो कहते हैं ना मैं फाइल्स को पैसे पहिए लगा देता हूं फाइलों को, लेकिन दादा जजों को खरीदता था। साथ ही साथ सर वो देखें टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना, हुमायूं साहब तो क्या कौन रहा है, क्या वो शख्स रहा है जिसका दादा लोगों को रिश्वतें देता था, जजों को खरीदता था। अच्छा ये चले एक सिंपल सा सवाल है, मैंने फिर हुमायूं साहब की तरफ जाने, एक सिंपल सा सवाल है, आपको इसकी टाइमिंग क्या समझ आ रही है? ये अचानक दोबारा रीसर्फेस क्यों हुआ है मामला? कहा जा रहा है कि कोई और बयानात इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाले हैं, या कोई इंटरव्यू आने वाला है, या कोई नया मतलब पेंडोरास बॉक्स खोलेगा कुछ ना कुछ विद इन पार्टी। जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डिस्कशन हुई है, क्या समझा जा रहा है इस मामले को कि दोबारा क्यों उठाया अचानक? ब्रीफली कह दीजिएगा, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाता हूँ। अच्छा देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। सही। इन लोगों को पड़ गए पसूड़ी कि ये इमरान खान को कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे, ना उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस है, करप्शन के बेसिस पे 3 दफा निकलने वाला प्राइम मिनिस्टर, और एज ऑफ टुडे एक कन्विक्टेड पर्सन इनके पास है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो कह रहे थे ना कि पलड़ा बराबर हो जाए,
वो पलड़ा बराबर करने के चक्रों में ये अपने इनको जो वो एक बंदा जाता है ना तो इधर उधर भाग रहा होता है, इनकी वो हालत हुई है। इनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे इस बंदे को पकड़े। उस बंदे के अकाउंट्स हैं, उसने अपनी सारी जायदाद ऑलरेडी शौकत खानम को दी हुई है। उसको कभी आप ड्रेस देखे, सिंपल तरीन ड्रेस है, कोई चीज़ उसके पास वो नहीं होती, उसको शौक नहीं है। वो बंदा कहाँ से ये पैसों के पीछे जाएगा? उसने हर एक किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती है उसको। देखिए इन्होंने क्या कोशिश की, अभी इन्होंने ब्रिगेड साहब ने कहा है कि 17 केसेस हो गए, उनके ऊपर 200 केसेस हुए हैं। इन 200 केसेस में लोगों को वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पकड़ ले। इस बंदे ने करप्शन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, आप इसको कैसे फंसाओगे? कहां फंसाओगे? किस तरीके से करोगे? कहीं ना कहीं तो अल्लाह ताला का निजाम है ना, कहीं ना कहीं तो सच हमेशा बाहर आएगा, कहीं ना कहीं तो झूठ भी हमेशा बाहर आएगा। आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आप लोगों ने भुट्टो को कत्ल कर दिया था, सच बाहर आ गया था कि जुडिशियल मर्डर था। मुझे पता है उन जजेस की आज क्या इज्जत है। ये लोग क्या ये चाहते हैं कि कल कला को इनके बच्चों को कोई ये कहे कि हम तुम्हारे बाप को ये नहीं मानते, वो नहीं मानते? ये क्या कर रहे हैं? क्या इनको अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब मुसद्दिक अब्बासी साहब, आप डीजी नैब भी रहे हैं रावलपिंडी, आप एसेट रिकवरी यूनिट के भी, मतलब आप इन अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे मामलात को देखते रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये बताया गया था उस दौर में व्हेन इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज बीइंग टोल्ड कि ये आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप तक भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी? या आपका उस जगह से पिंडी, क्योंकि वो चक्री के करीब भी कोई 200 के नाल ये फराज शहजादी ने लिए हुए थे, वहाँ पे भी कोई मामला चलते रहे, तो उसका पता चला था उस वक्त? देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही है और आप इसको आप पकड़े। ऐसी बात नहीं है। आप देखें, इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि जिसके भी करप्शन के केसेस, शुगर मिल्स का कमीशन बना, उसमें केसेस सामने जब आए तो उनका राइट हैंड मैन कौन था उस वक्त? करीम साहब थे ना। उसके बाद जब लाहौर में उनको पता चला कि एलडीए की बहुत सारी जमीनें हैं और इसमें करप्शन है अलीम खान की, ही डिडंट स्पेयर अलीम खान। बहुत सारे ऐसे पार्टी के अंदर भी जब भी किसी चीज को वो ऐसी चीज ऑब्जर्व करते हैं एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी में, वो कहते हैं मेरी पार्टी का नाम तारीख इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है। अगर मुझसे इंसाफ और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उसको बाजी साहब, यही तो यहाँ पे मामला वो जो कनेक्ट किया जा रहा है कि ही न्यू अबाउट दिस, तो आप कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल नहीं था पता, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। देखें, बात ये न्यू अबाउट व्हाट, क्या हो रहा था, कौन सी करप्शन? ये आज ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे लिए जा रहे हैं, कोई ये प्रॉपर्टी टाइकून वो कल जो थे अता वो वाला सारा केस। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये कि जी कमीशन लिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट जो है उसके पैसे लिए जा रहे हैं, ये कहना तो बहुत आसान है। आप याद रखें कि जब भी पैसे की बात आप करते हैं ना, तो कि मनी का जब भी एलिगेशन रहेंगे करप्शन की या ब्राइब की, उसमें मनी ट्रेल का होना, लीगल इंस्ट्रूमेंट से चीजों का ट्रांजैक्शन होना बड़ा लाजमी है। कह देना, ये तो आप बारोकादी होता था कि लोग आके खान साहब कहते थे राणा बड़ी करप्शन कर रहा है, फलाना लोग कहते थे, बट सबूत कोई नहीं होता था, एक हेयर से भी लोग चल रहे थे। तो हमेशा पोजीशन ये होती है कि भाई यू हैव टू जस्टिफाई, आपने जो अपनी स्टेटमेंट है उसको क्वालिफाई करना होता है। या उसको क्वालिफाई आप नहीं कर सकते, आप मुझे कह दें बघेल साहब ने बड़ी करप्शन की जब डीजी नैब आपने, कोई पोजीशन ऐसी थी कि हो सकता है किसी के ताल्लुकात है प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप कह सकते हैं इसके ताल्लुकात है, ये करप्शन कर रहा है, तो मेरे नजदीक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होती है उनके नोटिस मतलब एक मीडिया स्मेयर कैंपेन तो हो सकती है, लेकिन अदालत में उन्हें प्रूव करने के लिए बाकायदा जो एक तरीकाकार होता है कि आपके बहुत जो आपने बात की मुसद्दिक अब्बासी साहब ने कि ट्रांजैक्शंस बाकायदा होनी चाहिए जिनके थ्रू पता चले कि वाकई ये सब कुछ हुआ है। और फिर एक सवाल वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है कि भाई जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये 2-2 करोड़ रुपए लेके डीसी लग रहा है, एक बंदा करोड़ों रुपया दे के कोई कमिश्नर लग रहा है या एसी लग रहा है, वो यार वो तो सारे के सारे पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो पब्लिक सर्वेंट भी कहलाते हैं। आपको उनके नाम भी पता है, आपको ये भी पता है कि वो कौन कौन लोग थे, उनको तो प्राइम पोस्टिंग्स अभी तक दी हुई हैं, तो वो किस तरह से पब्लिक सर्विस कर सकते हैं? और जो उनमें से कहीं बाहर दौड़ गए उनको बुलाने के लिए क्या किया गया? या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें साईं बुजदार की तरह, तो जिनकी नाक के नीचे सब कुछ बाकायदा हो रहा था, जिन पे इल्जाम लगाया गया था, वो इदारों के रेडार पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निकल लिए थे। मैंने एक्चुअली सर आई हैव टू एक्चुअली टेक अ ब्रेक मुसद्दिक अब्बासी साहब, वक्त भी हमारे पास ज़रा कम है, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी होंगे। स्टे विद अस।
नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था गालिबन 2020 में तोशाखाना वाले केस के अंदर कि वो मतलब पाकिस्तान में नहीं थे, आपके सामने ही है वो सब मामला, बल्कि लंदन में इश्तिहार लगवा के कोर्ट के हुक्म के ऊपर वहाँ पे अखबार के अंदर छपवाया कि भाई वापस आ जाएं, लेकिन उसके बाद वो इश्तिहारी करार हुए, उनकी फिर एक प्रोसेस है पूरा, जायदाद उनकी जब्त हुई। आज एहतसाब अदालत ने उनकी जायदाद और असासों की जब्ती का मामला वो हुक्म अपना वापस ले लिया है और सब कुछ जो उनकी मतलब 1600 कनाल से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में ज़मीन है, बाकी गाड़ियां और असासे जो थे वो बैंक अकाउंट्स वगैरह वो अनफ्रीज करके उनको दोबारा दे दिए। आरिफ चौधरी साहब ये तो बड़ा आसान काम है सर, कोई केस हो तो बाहर चला जाए बंदा, वापस आके वो जैसे हमने देखा वो इश्तिहारी भी ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद ये सब भी वापस मतलब जो जायदाद कुर्की होती है, जब्ती होती है, वो भी वापस हो जाती है। ये जो तर्ज अमल है इससे आम शहरी के जहन में निज़ाम अदल का क्या तासुर उभरता है, मतलब क्या तसव्वुर जागता है इससे? आरिफ चौधरी साहब आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल है आरिफ चौधरी साहब को आवाज नहीं जा रही। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आप ही से सेम सवाल अगर आपने सुना हुआ है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अनकरीब हम लोग नैब का नाम बदल के नवाज़ असिस्टिंग ब्यूरो कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मियां नवाज़ शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रही हैं, उनका केस लगा होता है, अभी इनको कोई लेटर भी नहीं है, इनको कोई पूछा भी नहीं किया होता है कोर्ट में, लेकिन नैब वाले वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर उसके अलावा जब नैब वालों से पूछा जाता है कि आप इसके बारे में कोई प्रोसिक्यूशन या कुछ चीज़ या कुछ कर, वो कहते हैं जी हमारा मूड ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, फलाना ही नहीं करना। तो आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्यों एक ऐसी सियासत की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें एट द एंड ऑफ द डे हम पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी को इतना सवेरली डैमेज कर रहे हैं। और ये इदारे हमारे नेशनल इदारे हैं, ये हमारे प्राइवेट इदारे नहीं हैं। तो वाई आर वी डूइंग दिस थिंग? मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरा देखिए, अगर कोई चीज़ गलत हुई है आप उसको करेक्ट करने का सही प्रोसीजर कर लें। बिल्कुल, आप उसके दरमियान में कोर्ट्स में जाके उन्हें बता दें कि जी ये हुआ था और इसमें यहाँ यहाँ गलती हुई थी, लेकिन ये कह देना कि भी जी अब मेरा मूड ही नहीं है इनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन करने का, ये सवाल ही मेरे पास कोई नहीं है या फलाना कुछ नहीं है, आप लेकर आ जाए ना, सबूत लेकर आ जाए कि जी ये उस ज़माने के नैब के बंदों ने ये गलत किया था, ये नैब के पास केसेस नहीं थे, उनके पास गलत सबूत था, उन्होंने गलत वो किया, ताकि हम उन लोगों को पकड़ के उनको सजा दें कि भाई तुम एक शरीफ आदमी के ऊपर इतना बड़ा तुमने तोहमत लगा दी है, उनको भी पूछा जाए, उनसे उनको पकड़ के उनको सजा तो दें। बिल्कुल ठीक, कोई तरीका है? एब्सोल्युटली, मतलब निज़ाम अदल का कम से कम मजाक नहीं बनाना चाहिए, आम बंदा तो यही सोचता है। किए ना। खैर आरिफ चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया कि नवाज शरीफ साहब की जायदाद जब्ती के जो अहकाम थे वो आज एहतसाब अदालत ने माशाल्लाह वापस ले लिए हैं। एक सर मामला सामने आ रहा है, उस पर मेरा ख्याल है आपका और हुमायूं मेमन साहब का सेम ही मौक़िफ़ होगा, ये जायदाद जब्ती के अहकाम की वापसी पे। एक मामला जो सामने आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होंगे। 9 मई के जो ख़ास तौर पर हम सिविल उनकी बात कर रहे हैं, मुलजमान की बात कर रहे हैं, अब क्या ये मुमकिन है कि उनके जेल में ट्रायल्स हो जाएं और इसमें कोई कानूनी कदगन तो नहीं है, या फिर ईजी काम है? हो सकता है ऐसा आरिफ चौधरी साहब? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो जेल में ट्रायल है, ये उस जो 10A के खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि आपको जेल में ना वो फैसिलिटीज मिल सकती हैं, ना आपका ट्रायल जो है वो ओपन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का कहता है और वो फेयर ट्रायल के लिए बाकी सारी कंडीशंस भी जरूरी हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन अगर इंतजाम कर दिया जाए, जेल में इतना बड़ा इंतजाम ये कर सकें, तो फिर जाहिर है कि जेल में भी ट्रायल तो हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की जरूरत क्या है पेश आ रही है कि ये जेल में ट्रायल करेंगे। ये क्योंकि बुनियादी तौर पर आप देखें कि लोगों को यानी ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये तो एक तरह की कैमरा प्रोसीडिंग्स हो गई जेल में। लोगों का राइट ये है कि पता चलना चाहिए हर शख्स को कि ये जो ट्रायल हो रहा है, इन लोगों के जो ऊपर इल्जाम है वो इल्जाम क्या है, गवाही क्या है, शहादत क्या है, और उसके बाद वो अपनी तरफ से उनका मौकफ क्या है, और जो सजा देने वाले हैं वो किस बुनियाद पर सजा दे रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया है कि ये ट्रायल नहीं हो सकते, तो उसके बाद तो फिर या तो इस मुल्क को बिल्कुल आप बेआइन डिक्लेयर कर दें, और जैसे डिक्लेयर किया हुआ है, वरना तो फिर ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो उनके ट्रायल जो है वो आम कोर्ट्स में होंगे, वो फौजी कोर्ट्स में नहीं हो सकते, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो बिल्कुल सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा नाज़रीन, जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस पे उन्होंने एक तो उन्होंने उसकी तश्कील पे एतराज़ किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। दूसरा, मैं थोड़ी सी ज़रा डिटेल बता दूं कि वो एक तो ये कहते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाया गया। थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि ECL से जो नाम निकालना शुरू किए जब PDM की हुकूमत आई, नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकाले और खुद ही वो एक कमेटी बना दी ECL की। उस पर एक नोट लिखा था जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी साहब ने, और उस पर चीफ जस्टिस उस वक्त उमर अता बंदयाल थे, उन्हें कहा था कि इस पर सुओ मोटो लें। उस पर एक सुओ मोटो लिया भी गया, उसमें बेंच भी बना। फिर इलेक्शंस 90 दिन में करवाने के हवाले से पंजाब और KP में जो सुओ मोटो लिया गया, वो भी जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी के नोट के ऊपर लिया गया था। और उससे तकलीफ किसको थी? ऑब्वियसली उस वक्त PDM को। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला, वो नून लीग भी यही कहती है ना कि जो 9 मई के मुलजमान हैं उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए, वो इस चीज़ की हिमायत करते हैं। और फिर जस्टिस बाकिर नजफी की जो रिपोर्ट थी मॉडल टाउन इंसिडेंट से मुतालिक, उसको पब्लिक करने का हुक्म भी जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी ने दिया था। तो आरिफ चौधरी साहब, आप समझते हैं कि इट्स वेल फाउंडेड उनका जो ये कहना है कि एक दो चीज़ें उसके अंदर, वो कहते हैं शिकायत कुनिंदा को आपने बुलाया नहीं है, और दूसरा ये सियासी मोटिवेटेड है मेरे खिलाफ जो रेफरेंस है, और तीसरा वो कहते हैं कि जजेस चूंकि एक और केस के अंदर ऑडियो लीक्स कमीशन में अपना जहन बता चुके हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब, वो अपने आप को इससे अलग कर लें। तो कितना आपको वजन लगता है मज़ारी अकबर नकवी साहब ने जो आज एतराज़ उठाए हैं? मुझे बहुत ज्यादा वजन इसलिए लगता है कि यहाँ हमने देखा कि जो रेफरेंसेस थे करप्शन के, वो बहुत अरसा तक चलते रहे, फैसला उनमें कोई नहीं हो सका, और बल्कि जिनके खिलाफ वाज़े तौर पर सबूत भी थे, जिस तरह कासी के खिलाफ, अनवर कासी के खिलाफ थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये सारे का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा सिलसिला है, और उसमें इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, की वजह ये कि आपने हालिया केस में देखा कि जिसका जिक्र नहीं था वहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, और ना ही वहां वो मामला था, यानी जो कासिम सूरी की रूलिंग वाला मामला था, उन्होंने वहां उसको खींच के वहां ले गए, और जो असल बात थी उससे हट के, यानी अब इतनी ज्यादा इस तरह का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि किसी वक्त भी उनके खिलाफ जो है उनको इजाजत दे दी आने वाली का भी जो होगी पार्लियामेंट, कि वो उनके खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहे तो चला ले, जबकि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब नाम नहीं होता कि उमर अता बंदयाल का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस के खिलाफ इस तरह, ये एक बात और ध्यान में रखें, सर उनका भी तो आरिफ चौधरी साहब वहीं से निकला ना मामला, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। अगर मान ली जाए आपकी बात जो आप कह रहे हैं, यही कैफियत नवाज शरीफ के पहले जमाने में हुई थी, सज्जाद अली शाह के दौर में, और उस वक्त डिवाइड हो गई थी कोर्ट, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ पर्दे मारने पे तुल गए थे। मैं भी उस वक्त मेंबर था एक, और बार काउंसिल का, और हम आके मिले थे। अफसोस की बात है सर, अफसोस की बात है कि वो डिवीजन तो अब भी नजर आ रही है ना, आला अदलिया के जजेस पहले भी और अब भी एक दूसरे पे समझ नहीं रहे कि ये अल्टीमेटली वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो माजी में थी, और ये कोर्ट्स जो है बिल्कुल इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में है कि जहाँ ना ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पे कर रहे हैं, और ना ही आगे इनके फैसलों पर बिल्कुल ठीक है सर। आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं माजरत के साथ मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। हुमायूं मामन साहब, ये 9 मई के मुल्जमान के केसेस अगर जेल में चले, क्या उसमें मौक़िफ़ होगा? ब्रीफली सर फरमा दीजिएगा, ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे अभी कहा है कि अगर जेल में कराना है फॉर वॉट एवर रीज़न, वहाँ पे फेयर ट्रायल करें, जेल में कोई जगह बना दे जहाँ पे जो एक्यूज्ड है और जो कर रहे दोनों को कि लोग ऐसे हो, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट कि इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड फेयरली, और वो कर ले। तो अगर आप जेल में कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन आप वो सारी चीज़ें जेल के अंदर प्रोवाइड कर सकते कर ले। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो एक और बात हो रही है ना, ये उसके क्या कह सकते हैं उसे, मिलिट्री कोड, ये आर्टिकल 8 के लिहाज से भी आ जाता है। अच्छा, उसमें बेसिकली 4 कंडीशन है जिसमें आप कर सकते हैं। एक वो लोग जो आर्म फोर्सेस में हैं, एक वो सिविलियंस जो आर्म फोर्सेस के साथ काम करते हैं, एक वो आर्म फोर्सेस वाले जो रिटायर होने के बाद सिविल में जाके काम करते हैं और उनके पास ऐसे मवाद होते हैं आर्म फोर्सेस के जिसमें हो सकता है। नंबर 3, चौथा वो
टेररिस्ट, जब आप टेररिस्ट की बात बिल्कुल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है। मैं terrorist एक्चुअली जो ना कि हुमायूं साहब repeatedly आर्म point फोर्सेस taken। के ऊपर करते हैं, ठीक, तो उनमें मैंने से ना break की तरफ जाना है, सर जी। किसी भी लिहाज से इनके ऊपर मिलिट्री कोड्स कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स वाला तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना, आप यहाँ पे जेल में इतने का मामला है, वहाँ पे अगर जेल में करना है और वहाँ पे मतलब मीडिया को भी अलाउड करना है, जो कह रहे थे हुमायूं मोहम्मद साहब कि उसकी फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो फिर जेल में करना ही क्यों है? हाँ, लेट दैट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे क्या होता है, लेकिन आरिफ चौधरी साहब का ये कहना था कि आर्टिकल 10A के खिलाफ। एक ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। ब्रेक के बाद हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज नईम उर रहमान साहब मौजूद होंगे। इसलिए विदा। बिलउमूम सिंध और बिलखुसूस कराची की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध में कराची में इंतखाबी इत्तेहाद किए हैं। कराची की बात करें तो एमक्यूएम के साथ उनका इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है। ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी सीट्स ऐसी थी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पर जीता था और वहाँ पे मार्जिन बहुत थोड़ा था। शहबाज शरीफ साहब वाली सीट ले लीजिए या फिर एमक्यूएम की कुछ सीट्स ऐसी थी। तो क्या इससे पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को और एमक्यूएम को फ़ायदा होगा? और साथ पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हैं, लेकिन साथ ही उनको शायद यकीन हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मजीद क्या इत्तेहाद बन सकते हैं? कराची में हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम उर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी जमात भी खास तौर पे कह लीजिए चलें तहरीक इंसाफ के साथ, यानी पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले भी रहा है आपकी जमात का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ? देखें, एक तो उसूली बात यह है, जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि हम अपने निशान पर और अपने नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे जमात इस्लामी पूरे मुल्क में। सही। जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट का ताल्लुक है उसके लिए हमने ओपन रखा है हालात के तनाजुर में, और किसी शहर में अगर कोई एक सिचुएशन मौजूद हो, किसी सूबे में एक सिचुएशन मौजूद हो, तो हम लोकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी गुंजाइश मौजूद है। और जाहिर है कि पीटीआई के साथ ये पहले भी हमारा सिलसिला चलता रहा है। राइट नाउ इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें जमात इस्लामी के लिए बेहतर यही है कि हम अपने पूरे क्लियर मैसेज के साथ अवाम में जाएं। और कराची में तो स्पेशली जिस तरह से हमें बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, हम नंबर 1 पार्टी हैं इस वक्त शहर की, तो हम इसीलिए नंबर 1 है कि हमने कन्फ्यूजन नहीं पैदा किया और हमने क्लियर कट मैसेज दिया लोगों को। और जो लोग भी कराची में खराबी के जिम्मेदार थे, बदमनी के, तखरीब के, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोग परेशान हाल हैं, ज़ाहिर 35 साल लोगों ने एमक्यूएम को वोट दिया और शहर की उन आबादियों ने वोट दिया कि जो डिप्राइव्ड रही हैं हमेशा, लेकिन वोट वो शाह फैसल, मलीर, कोरंगी टाउन, कोरंगी से लेते रहे और लियाकताबाद से और ज़िला वस्ती से और मुख्तलिफ जगहों से, और बंगले बनाते रहे, घर बनाते रहे, शोरूम बनाते रहे, होटल बनाते रहे अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, मलेशिया में। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये बात पता चल गई कि हमारा वोट तो बेचा गया है हमेशा, और अभी भी ये अमल जारी है। रिजीम चेंज के मौके पर आपने देखा कि एमक्यूएम ने, जो कि पहले पीटीआई का हिस्सा थी, और अब वो अचानक से नून लीग और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई, और 16 महीने में कोई एक काम भी डेवलपमेंट का आगे नहीं बढ़ा, ना K4 मंसूबा बढ़ा, ना कुछ भी नहीं हो सका, ना ग्रीन लाइन इवन उन्होंने कंप्लीट करवाई। और अब जो ये इत्तेहाद की बात है, ऑलरेडी इत्तेहाद में है एमक्यूएम, नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ ऑलरेडी इत्तेहाद में है। और ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है, ये मसनूई बात है। बुनियादी तौर पर तो इस वक्त कौन है जो कराची में नंबर 1 पोजीशन में है? वो जमात इस्लामी। कराची में कोई अलायंस बन रहा है तो जमात इस्लामी के खौफ से बन रहा है, इसलिए कि जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया है, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया है। उन्होंने जबरदस्ती अपना मेयर तो बना दिया, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि बच्चा जानता है कि कराची जैसा इंतखाब हुआ तो मुल्क में तो शफाफियत हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं इसी बात की तरफ आना चाह रहा था, वरना क्यों इत्तेहाद कर। कराची में सर जो मेयर बना, एक पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनसे ऑफ रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी, और ये हमेशा वो कहते रहे, आपको भी इस बात का पता होगा, वो ये कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड, तो वो ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं आते, वो कहते हैं, और एमक्यूएम वाले भी ये शिकवा करते थे कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं होते थे। उसकी वजह ये है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की कभी कराची में बलदियाती हुकूमत कराची में पीपल्स पार्टी की नहीं बनती थी और सूबाई हुकूमत उसको पैसे नहीं देती थी, यानी कि एक सबक सिखाने का तरीका होता था। उनका ये कहना है पीपल्स पार्टी वालों का कि इस दफ़ा चूंकि जैसे भी, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जो मामला हुआ मेयर के बनाने के अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब वाला, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब चूंकि हमारी यहाँ पे बलदियाती चेयरमैनशिप भी हमारा है, तो मेयर भी हमारा है, तो इसका हमें फ़ायदा होगा आगे इंतखाबात के अंदर। कराची के लोग अब उसको वोट देंगे, सूबे के अंदर भी और वफाक में भी, क्योंकि कराची के मसले हम हल कर सकते हैं और अब हमारे पास मेयरशिप है। इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, पीपल्स पार्टी को कराची कभी वोट नहीं डालेगा। कराची की कुछ पॉकेट्स हैं, वो देही किस्म के पॉकेट्स, जिसमें पीपल्स पार्टी अपनी वडेरा शाही के जरिए से आती है। और इस मरतबा जो अभी छोटा सा इलेक्शन हुआ है 4 दिन पहले, तो उसमें आपको एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा। मेमनगोट हो या गडाब का वो वार्ड हो, जिसमें 3600 वोट के मार्जिन से एक वार्ड में पीपल्स पार्टी अभी जीती थी, ये जनवरी 15 को। और जब इसमें बाई इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी और इनका फर्क सिर्फ 250 का रह गया है। हमने अपने वोटों की तादाद में 4 गुना इजाफा किया और वो आधे से भी कम पे चले गए। तो ये तो सिंधी और बलोच लोग भी अब इनसे बहुत परेशान है। कुछ ये कि महाजिर और पख्तून और पंजाबी और ये इनको वोट डालें। इसलिए पीपल्स पार्टी असल में उसका जो पूरा एटीट्यूड रहा है वो कराची दुश्मन रहा है, और कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एमक्यूएम ने किया ये कि एक मसनूई जंग पैदा की हमेशा, और अभी भी दोबारा से ये काम शुरू करेंगे। अभी देखें आप, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगी, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर होंगे ये, और इलेक्शन के बाद ये फिर बेचने की कोशिश करते हैं। इस मरतबा हम इनको ये मौका नहीं देंगे कि ये कराची का मैंडेट बेच सकें। इनको मैंडेट दिलवाएंगे नहीं, इंशाल्लाह मिलेगा ही नहीं। और लोग अब 35 साल से तंग आ चुके हैं, कब तक ये इस तरह से इन नारों पे चलेंगे। और आप बताएं ना कि एमक्यूएम तो यूथ से कनेक्ट ही नहीं करती। तो पीपल्स पार्टी का ये देखें, जब मेयर का इलेक्शन हो रहा था तो वो ये कह रहे थे चूंकि सूबाई हुकूमत हमारी है लिहाजा मेयर हमारा होगा तो काम होंगे। अब अगर इन्होंने कब्जा करके मेयर बना लिया तो अब कह रहे हैं कि मेयर चूंकि हमारा है इसलिए, तो अब ये बात सब लोग जानते हैं। और फिर इन मेयर की जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी 1 साल रहे, इनकी परफॉर्मेंस तो देख लीजिए। पीपल्स पार्टी का पूरा कंडक्ट 15 साल लगातार आपको नहीं लगता कि कराची तो सारा कब्जे में थे ना? आप ठीक हो गया, लेकिन बहरहाल वोटर का एक रुझान ये होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा है कि जिसकी पावर, जो पावर में आ रहा हो, उनको होता है कि यार यहाँ से हमारे काम हो जाएंगे, ये हमारे तरक्याती मंसूबे स्टार्ट करवा देगा, चले पीपल्स पार्टी को साइड पे कर देते। आज बिलावल साहब कह रहे थे कि हर दफा इलेक्शन से पहले किंग्स पार्टी आ जाती है, और इशारा उनका PMLN की तरफ था। अब PMLN और एमक्यूएम मिलकर लड़ रहे हो तो वोटर ये भी तो सोच सकता है कि यार ये किंग्स पार्टी आ रही है, और सभी लोग कह रहे हैं जी अब PMLN ने वफाकी हुकूमत बना लेनी है, और वहां से भी और सब मामला हो सकते हैं। तो लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि यार अब यहां से फंड्स मिलेंगे या यहां से हमारे काम होंगे। पहली बात तो यह है कि कराची जो है ना वो इस तरह सोचता नहीं है। कराची की सोच बहुत बिल्कुल वाजे होती है, बिल्कुल एक तरफ। अगर एमक्यूएम का साथ भी इब्तिदाई दिनों में कराची ने दिया था ना, तो वो इस बुनियाद पे नहीं दिया था कि डेवलपमेंट के 4 काम हो जाएंगे, 4 सड़कें बन जाएंगी। वो एक एहसास महरूमी मजमूई तौर पर था जिसको एमक्यूएम ने एक्सप्लॉइट किया था। शुरू में लोगों ने एमक्यूएम का साथ दिया था, और बाद में एमक्यूएम ने वो ताकत हासिल कर ली थी, और जब उनकी ताकत टूटती थी तो दोबारा उनको ताकत फराम कर दी जाती थी, जैसे कि अभी भी एक कोशिश की जा रही है, और अब नाकाम हो जाएंगे लोग। तो इसलिए एमक्यूएम को लोगों ने इस वक्त में नहीं दिया। कराची सोचता है उसूल की बुनियाद पर। कराची और पूरे पाकिस्तान का वोटिंग पैटर्न जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ होता है, और कराची उसूल पे जाएगा, हक और सच पे जाएगा। और इतने तजर्बात के बाद तो अब वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इन मसनूई किस्म के अलायंसेस और या मसनूई किस्म की दुश्मनियां देखकर वो चले जाएं जनाब के आए हम इनमें से किसी को वोट डालें ताकि हमें 4 सड़कें बन जाएंगी। क्योंकि उन्हें मालूम है पीपल्स पार्टी सड़क बनाए या नून लीग बनाए, कराची तो कोई भी ऑन नहीं करता, जो सड़क बनती है वो टूट जाती है। लेकिन एक मिसाल दूं मैं आपको, पूरे मुल्क में मोटरवेज बनाई ना नून लीग ने। कराची हैदराबाद की जो सुपर हाईवे थी उसी को मोटरवे करार दे दिया, और आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर किसी मोटरवे पे रिक्शा चलते हुए नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा सब चलता है इस पे। एक रूट तक तो नून लीग दे नहीं सकी, और हमेशा से ये एमक्यूएम वगैरह को सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए कोई ऑन नहीं करता इस शहर कराची को, और ये वो चीज है जिसकी वजह से लोगों ने जमात इस्लामी को जो है वो पसंद किया, उसको वोट डाला, री एमर्ज हुए ये जमात इस्लामी, रिवाइवल हुआ है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग बिल्कुल एक तरह से सोच रहे हैं। सबको पता चल गया जिसको भी वोट डालोगे घूम फिर के वडेरों के पास चला जाएगा, जागीरदारों के पास चला जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा करती है पीपल्स पार्टी, और मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अभी आपने जो जिक्र किया जिस तरह से कराची के मेयर का इंतखाब हुआ, 2 बड़ी जमातें जिनके पास मैंडेट था, किस तरह से उनको बाहर रखा गया और वो क्या मामला हुआ और कौन कौन उसमें साथ दे रहा था। इफ यू गेटिंग माय पॉइंट, तो आगे भी तो यही होगा ना। फिर उसके तदारुक के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है? आपको है शिकवा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पे? 100%। देखें पीपल्स पार्टी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। पीपल्स पार्टी वही उनके नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड वो है जिस तरह से उन्होंने अपना मेयर कब्जा करके बनाया है कि इनका सिस्टम काम करता रहे, अरबों खरबों की करप्शन करते रहे, पंजाब में चाहिए, इनकी जो जितनी चीजें हैं वो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट भी आगे बढ़ाती रहे, और इनको सारी चीजें मिल जाएं और अपनी मर्जी से ये नतीजा बना दें। तो इसको अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो अब नहीं मिलनी। अब जहां तक दूसरे ताल्लुक है कि वाकईतन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, तो वो ये होती है कि चारों सूबों के गवर्नर बरतरफ होने चाहिए, वो सब पार्टी वर्कर्स हैं।
ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है स्पेशली पंजाब और केपी के, अगर आप वाकई शफाफियत चाहते हैं तो इनकी तो लेजिटिमेसी नहीं है इस वक्त, इनको बरतरफ करना चाहिए, नई केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए जो अनबाइज्ड हो और पार्टी की लेगेसी या उसकी एक्सटेंशन ना हो। वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए, सही। इंतजामिया से नहीं अदलिया से आरओ डीआरओ का तकर्रुर होना चाहिए। ये 4 इकदाम अगर करती है ना ये इलेक्शन कमीशन करता है तो इससे पता चलेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फिर एक को बादशाह सलामत बनाओ, एक को जेल में डाल दो और कहो कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ये तो नहीं चलता ना। मुश्किल ही लग रहा है इसलिए अब साहब। पीपल्स पार्टी उस पूरे अमल का हिस्सा है, उसका हिस्सा है जिसमें उन्होंने मैंडेट की तौहीन की है। तो खुद ही तौहीन करो और खुद ही कहो कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये सिर्फ टैक्टिक्स है लोगों को एक्सप्लॉइट करके बेवकूफ बनाने की। और अब मेरे ख्याल है सिंध के अवाम बहुत अच्छी तरह ब्रीफली फिर आखिरी सिर्फ इस टाइम मिलेगा। पे फरमा दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो आपने कहा है, ये 4 निकात जो आपने दिए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये होंगे। और अब उन्होंने मान लिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी को मिलनी है। आप कह रहे हैं कि उनके पास भी मौजूद है, सिंध की हद तक मैं इससे शायद अग्री करता हूँ, लेकिन आपको तो नहीं मिलने लगी सर लेवल प्लेइंग फील्ड, और ना तहरीक इंसाफ को मिलने लगी है वहाँ पे कराची। अच्छा, इसमें फिर उसके बाद उसका दूसरा तरीका ये होता है जब जुल्म इस तरह से हो ना कि इंतखाब के नाम पर फ्रॉड होता हो, जमहूरियत धोखा बन जाए और इंजीनियरिंग जो है वो इन्हीं मामलात में होती हो, तो फिर उसके बाद अवाम ही वाहिद रास्ता होते हैं। अल्लाह की मदद है और अवाम, हम अवाम के साथ जाएंगे। हमें तजर्बा हो गया बल्दियाती इंतखाब का। अब हमारे पास 2 नारे हैं, 2 बातें हैं लोगों से कहने की। एक ये कि वोट डालो और इतने डालो और तकसीम ना हो। अगर धोखे में आए और वोट तकसीम किया तो इन्हीं वडेरों जागीरदारों को फायदा होगा। वोट डालो और पूरी कुव्वत से एक तरफ होकर यकसुई से डालो और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करो। हम उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वर्किंग कर रहे हैं, हमने बहुत सीख लिया। अब हम ये पूरी कैंपेन ही हमारी इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन में वोट डलवाने की एक साथ साथ चलेगी और अल्लाह ने चाहा तो हम तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। देखिए मैं एक बात बताऊं, जितनी भी इंजीनियरिंग कर ली जाए, जब अवाम की एक मखसूस तादाद से ज़्यादा लोग निकलते हैं ना तो सारी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। और फिर जो लोग होते हैं ना, देखें वो कोई ऐसे मुल्क दुश्मन तो नहीं है ना, फिर वो भी देखते हैं कि यार अवाम का इतना बड़ा रुझान है तो आओ इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं के साथ चलते हैं। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज का महबूब कल का भी महबूब रहेगा। बहुत तजर्बात से हम गुजर रहे हैं, वो मातूब भी हो जाता है, वो मखजूब भी हो जाता है। इसलिए ये सब लोग जो जिन धोखों की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, अवाम में तो जड़े हैं नहीं, सिर्फ यकीन दयानियों पर आगे चल रहे हैं, सबके साथ बहुत बुरी होनी है, ये मैं आपको बता दूं। सियासी इस्तेहकाम लाना है तो अवाम के मैंडेट के थ्रू ही आएगा, जिसके पास भी आए। इस तरह के मामलात से कि एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और बाकी शिकवा करते हैं, कुछ निकलेगा भी नहीं। उसमें बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम और रहमान साहब, आपने अपना कीमती प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।